हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक। चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 टू 50। उम्मीद है आपने अभी तक 40 क्वेश्चंस कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक करिए और फटाफट उनको सॉल्व करिए। देखते हैं आज का 41st क्वेश्चन। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग सेंसिबल हीटिंग ए कैन इंक्रीज और डिक्रीज, बी इंक्रीजेज, सी डिक्रीजेज एंड डी रिमेन कॉन्स्टेंट। तो अगर हम लोग साइक्रोमेट्रिक चार्ट देखें, ये है मान लेते हैं आपका साइक्रोमेट्रिक चार्ट, ये हो गई स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ये हो गया ड्राई बल्ब टेम्परेचर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइंस भी बना लेते हैं क्योंकि उसी के बारे में पूछा है और हमें पता है कि फाई किस तरफ बढ़ रहा है, इस तरफ इंक्रीजिंग है। तो अगर सेंसिबल हीटिंग कर रहे हैं तो आपके स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। 1 to 2 प्रोसेस हमने बना ली, देख सकते हैं कि आपके रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो रही है, इसीलिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका? ऑप्शन सी, डिक्रीजेस। चलिए देखते हैं अगला। Kelvin Planck law deals with A. Conversion of work into heat, B. Conversion of heat into work, C. Conversion of work into conversion of work और D. Conservation of heat। तो कैल्विन प्लैंक लॉ क्या है? आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पहला स्टेटमेंट है, जो कि क्या बोलता है? आपके हीट से वर्क कितना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं उसके बारे में बात करता है। बेसिकली कि पूरा का पूरा आप हीट को कन्वर्ट नहीं कर सकते वर्क में, ठीक है। तो वह मतलब किसके बारे में बात कर रहा है? कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला। थर्मोडायनेमिक वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ ए टू इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, बी टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, सी एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड चेंज इन एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, डी एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड चेंज इन एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हमें पता है कि वर्क डन हम लोग क्या लिख सकते हैं? पीडीवी। प्रेशर क्या है आपकी? एक इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, इसका मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। और अगर आपका वॉल्यूम देखें तो वो क्या है? डिपेंडेंट ऑन मास है या एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। डीवी मतलब चेंज, डायरेक्ट V2 माइनस V1, तो फाइनल माइनस इनिशियल चेंज हो गया डीवी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का चेंज है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के साथ उसका प्रोडक्ट है, तो इसीलिए ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। एयर इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली इन अ स्टेडी फ्लो प्रोसेस with negligible change in potential and kinetic energy. The work done in the process is given by A minus PdV, B plus integral PdV, C minus integral VdP and D plus integral VdP। तो हमें पता है कि अगर आपका स्टेडी फ्लो प्रोसेस की बात करते हैं तो वर्क डन किससे देते हैं हम लोग? माइनस ऑफ VdP, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। ये तो बेसिक क्वेश्चन था। चलते हैं आगे। A heat engine is supplied with 250 kilojoule per second of heat at constant fluid temperature of 227 degrees Celsius. The heat is rejected at 27 degrees Celsius. The cycle is reversible. If the amount of heat rejected is A 276 kilojoule per second, B 200 kilojoule per second, C 180 kilojoule per second and D 150 kilojoule per second। तो हमें पता है कि साइकिल कैसी दे दी है आपकी? रिवर्सिबल दे दी है। तो हम लोग डायरेक्ट इसके लिए इक्वेशन लगा लेते हैं, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये टेम्परेचर जो है वो केल्विन में होने चाहिए, ठीक है, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। तो इसीलिए हम पहले लिख लेते हैं Q1 मतलब आपकी हीट सप्लाइड, तो 250, हीट रिजेक्टेड हो गया QR इज इक्वल टू आपका टेम्परेचर केल्विन में बदलेंगे सोर्स का, तो सोर्स का हो गया आपका कितना टेम्परेचर? 250, आपका हो गया 500, तो ये लिख लेते हैं 500 डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका? 27 डिग्री का 300, तो ये आ गया आपका 300। तो ये आ गया आपका कितना? 5 से 25, तो ये हो गया आपका QR इज इक्वल टू 150 किलो जूल पर सेकेंड। तो इसीलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी 150 किलो जूल पर सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस दैट इवेंचुअली रिटर्न्स द वर्किंग सब्सटेंस टू इट्स ओरिजिनल स्टेट इज नोन एज A event, B process, C thermodynamic property and D thermodynamic cycle। तो हमें पता है कि आपका जो भी है, मान लेते हैं पीवी डायग्राम ही है अगेन, अगर कुछ भी ऐसे करके हमारा इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जस्ट एक थर्मोडायनेमिक साइकिल। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, if the dryness fraction of a sample by throttling calorimeter is 0.8 and that by separating calorimeter is also 0.8, then the actual dryness fraction of sample will be taken as A 0.8, B under root 0.8, C 0.64 and D 0.5।
तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन इसका क्या आ जाता है, दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो इसीलिए 0.8 इंटू 0.8 दैट इज इक्वल टू 0.64। सो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। Thermodynamic equilibrium is completely defined by the specification of A. Internal energy, B. Enthalpy, C. Generalized displacement and D. All of the above। तो हमें यहाँ पे किसको स्पेसिफाई करना है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम को। मान लेते हैं हम लोग आइडियल गैस ले रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। आइडियल गैस है, हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, जूल्स लॉ पता ही होगा आपको। तो अगर हम लोग इंटरनल एनर्जी को स्पेसिफाई कर दें आइडियल गैस के केस में, तो हमें पता है कि वो किसको रेफर करेगा, टेम्परेचर पे। वैसे ही एंथैल्पी भी आपका टेम्परेचर को इंडिकेट करेगा, डिस्प्लेसमेंट्स आपके वॉल्यूम वगैरह में चेंजेस में बताएंगे। तो इन सब की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेट स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दी अबव। चलते हैं आगे। गैस एक्सपेंड्स फॉर अ डिफाइंड वॉल्यूम इन अ क्लोज्ड वेसल। द मैक्सिमम वर्क विल बी डन व्हेन द प्रोसेस इज एट कांस्टेंट ए वॉल्यूम, बी टेम्परेचर, सी प्रेशर एंड डी एंथैल्पी। चलिए ले लेते हैं। अब आपका एक डिफाइंड वॉल्यूम है, ठीक है, और क्लोज्ड वेसल है, मतलब क्लोज सिस्टम है। मान लेते हैं अगेन पीवी डायग्राम। अब हम सब प्रोसेसेस से अगर फिगर बनाए, स्टार्टिंग वॉल्यूम क्या होगा, सेम है क्योंकि डिफाइंड वॉल्यूम से बोला है। तो ये हो गया आपके प्रोसेसेस। यहाँ पे आपकी आ गई कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, फिर आइसोथर्मल प्रोसेस, उसके बाद आती है आपकी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, और फिर आती है आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक यहाँ पे नहीं बनाई है। फिर आती है आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। देख सकते हैं कि अगर हम लोग कांस्टेंट प्रेशर का डायग्राम बनाएं, ठीक है, हम लोग क्या करें, कांस्टेंट प्रेशर का डायग्राम बनाएं, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा एरिया आता है। वैसे ही अगर हम लोग दूसरे किसी भी फिगर को देखें, हम मान लेते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस करा है, ठीक है, तो एडियाबैटिक के लिए ये है आपका। और जबकि कांस्टेंट प्रेशर में देख सकते हैं पूरा का पूरा ग्राफ है। एरिया किसका ज़्यादा है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का। तो जिसका एरिया पीवी डायग्राम में ज़्यादा होगा उसका वर्क ज़्यादा होगा, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। विच कन्वर्जन इज इनकरेक्ट, ए 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 न्यूटन मीटर, बी 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 0.238 इंटू 10⁻³ किलो कैलोरी, C 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 0.746 किलोवाट आवर एंड D 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 4.1868 न्यूटन मीटर। तो हमें पता है कि जूल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, इसीलिए ये सारी तो राइट है। उसके बाद आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए कि अगर हम लोग बात करें किलो कैलोरी की, ठीक है, 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू होता है हमारा 14184, ठीक है, या 1868 आप लिख सकते हैं। ये हो गया आपका कितना, जूल में। तो इसी को आप लोग देखते हुए आंसर तो डायरेक्ट ही बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 4.1868 न्यूटन मीटर, जबकि किलो जूल होना चाहिए था। और अगर आप लोग इसकी बात करें 1 किलो वाट आर की, तो हमें पता है कि 1 किलो वाट आर, इसको आप लोग कन्वर्ट करें तो 1 किलो जूल पर सेकेंड इंटू 3600 आपका हो गया सेकेंड्स। आर को हमने सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद भी हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। क्यों, जूल को हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। आ गया आपका आंसर। ये इसका मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट था। किलो का हमने 1000 मल्टीप्लाई और कर दिया और इस तरह से हमने 3 और ले लिए 0। तो इसीलिए आपका ऑप्शन कौन सा गलत है, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट बताना था। तो ऑप्शन डी आपका इनकरेक्ट है। तो आज के आपके यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं खत्म। नेक्स्ट देखेंगे आगे के क्वेश्चन।